हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने डायपोल जो है वो डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था डायपोल डायपोल की वजह से डायपोल मोमेंट जो हमने डिफाइन किया था दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड डायरेक्शन डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन भी निकाला था, जिसमें हमने देखा था कि एक डायपोल जो होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है उसमें अगर हम देखें तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है ई इजिकल टू टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना। और जो एक्सिस का किसी सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम बात करते हैं तो उसका रिलेशन आता है ई वेक्टर इजिकल टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये माइनस साइन। तो माइनस साइन यहाँ पे बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी एक्सिस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट होगा पैरेलल होंगे, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वहाँ पर एक्सिस जो है सॉरी डायपोल मोमेंट जो है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। दूसरा हमने देखा था कि अगर किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे एक्सिस के पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो उसका रिलेशन आया था के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इसके एक्सिस के सभी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल जो है वो जीरो मिला था। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एक डायपोल जो है उस डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पे उसका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है। डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो देखिए डायपोल जो है वो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इस डायपोल को रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, उस डायपोल पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे इस डायपोल को जब मैंने यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा तो एक तो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई। ठीक है, वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। पर अगर बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये लगेगा यहाँ पे क्यू ई इसके अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, एफ नेट हमें यहाँ कितना मिल रहा है, तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस पे बात करूँ तो दोनों पे जो चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, वो हमेशा होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो मिलेगा डायपोल पे, यानी कि इस पे कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। यानी डायपोल जो होगा उस पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका कोई लीनियर एक्सलेशन नहीं होगा, एक्सलेशन जीरो होगा। बट एक बात समझिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायपोल के लिए तो डायपोल पे दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल नहीं है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल ना होने की वजह से इस पे इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, यानी ये क्या होगा, रोटेट होगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, इस पे टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डायपोल के लिए तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जब डायपोल को रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, बट उस पर नेट टॉर्क जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि जो नेट टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अब देखिए ये जो दोनों फोर्सेस है, दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड बराबर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस कंडीशन पे ये जो फोर्स है वो कपल क्रिएट कर रहा है, और ये कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज फोर्स इनटू दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, सॉरी पैरेलल डिस्टेंस जो होगी, है ना। पैरेलल लाइन है ना, तो इन पैरेलल लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, है ना, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा ये मैग्नीट्यूड डायपोल का, यानी कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो अगर डी है तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो होएगा डी साइन थीटा। अगर ये डायपोल जो है, ये एंगल जो है ये है हमारे पास पी वेक्टर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास पी वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों के बीच डिस्टेंस आएगी वो आएगी डी साइन थीटा, यानी कपल टॉर्क जो लगेगा वो लगेगा एफ डी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा नेट टॉर्क वो हमें मिलेगा क्यू ई डी साइन थीटा।
ठीक है। तो जो टॉर्क का रिलेशन हमें मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू, देखो क्यू इंटू डी जो है वो यहाँ पे डायपोल मोमेंट के बराबर है, यानी हमें मिलेगा ई डी साइन थीटा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे टॉर्क है दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट ई पी, सॉरी, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दोनों के बीच के एंगल पे। तो इसका वेक्टर अगर फॉर्म लिखा जाए तो वो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो हमारे पास ये रिलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, पी ई वेक्टर, है ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करेगा। तो फॉर गिवन वैल्यू अगर देखा जाए कि गिवन वैल्यू पी और ई की दी हुई हो, है ना, तो फॉर गिवन पी एन ई, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग जो है वो टॉर्क चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं केस फर्स्ट लूँ कि थीटा इज इक्वल टू जीरो है ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट है ना, पी वेक्टर जो है और ई वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो तो हमें पता है साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, यानी इस कंडीशन में टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। फोर्स जो हमने देखा वो तो पहले ही जीरो है। तो ये हमारे पास एक टोटल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो मिलेगा। अच्छा, केस टू अगर देखें कि थीटा इज इक्वल टू अगर 90 दिया हुआ है तब, तो थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब वो कंडीशन हुआ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, वो इस तरीके से, यानी डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो साइन 90 जो होता है वो हमें 1 मिलता है, यानी इस कंडीशन पे जो हमें टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी पी इंटू ई। ठीक है। केस थ्री के अंदर अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो सकता है, यानी 180 की केस में बात करें तो साइन 180 जो है वो अगेन जीरो हो जाएगा। साइन 180, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो जो डायपोल रखा हुआ है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे रखा हुआ है, यानी इस कंडीशन पे भी हमें टॉर्क जीरो मिलेगा। फोर्स तो पहले ही जीरो है, तो ये भी हमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि थीटा इज इक्वल टू 90 के केस में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, दैट इज पीई। और इसके अलावा अगर जीरो पे बात की जाए, 180 पे बात की जाए, तो उस कंडीशन पर नेट टॉर्क जीरो होता है, नेट फॉर जीरो वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है। ठीक है। और टॉर्क का अगर हम किसी पोजीशन पर निकालेंगे तो रिलेशन आएगा पीई साइन थीटा से। ठीक है। तो जैसे अगर मुझे बोला जाए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल जो है वो 60 डिग्री पे रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल 60 है, तो बताइए कि टॉर्क कितना होगा। तो पी ई साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस रिलेशन से हम नेट टॉर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा टॉर्क के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें बोला हुआ है कि डायपोल जिसके लिए जो चार्ज है वो हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸ कूलम, और जो डी है दोनों की भी डिस्टेंस वो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, या जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है। अब हमें बोला हुआ है कि जब इस डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा जिसके लिए मैग्नीट्यूड जो है वो हमें बोला हुआ है 4 × 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम, तो अगर मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इतना है 8 × 10⁻⁴, तो के जो है वो कितना होगा। तो हमें पता है जो टॉर्क मैक्सिमम होता है वो होता है पी इंटू ई। अब पी जो है वो हमें गिवन है, पी जो है हम लिखेंगे क्यू इंटू डी इंटू ई। ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, चार्ज जो है वो लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁸ इंटू डी जो है वो लिखेंगे हम 2 × 10⁻⁴। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸। ठीक है। और इसका जो वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यू हमें बताई हुई है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है 8k × 10⁻⁴। ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 2 × 4 8 हट जाता है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁴ हट जाएगा। ठीक है। और 10⁻⁸ जो है 10 का +8 हटा देगा, तो हमें मिला 4 = k।
तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 4। ठीक है, तो टॉर्क के रिलेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल इन फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो अब तक हमने बात की टॉर्क के लिए कि अगर एक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क का रिलेशन होता है पी साइन थीटा, और उससे रिलेटेड रिलेशन हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि एक डाइपोल है, ठीक है, इनिशियली ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और जिसमें इनर्शियल एंगल जो है वो इसके लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है θ1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डाइपोल को इसकी इनर्शियल पोजीशन से रोटेट कर रहे हैं। तो पहले θ1 था, वहां से लेके वहां तक हमें कहाँ तक लेके जाना है, θ2 तक लेके जाना है। तो जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ तक की है। तो अब हमें बोला हुआ है कि बताइए θ1 से θ2 तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो अब एक काम करते हैं, हम टोटल पाथ में से एक छोटा से पाथ की बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इस डाइपोल को जब हम रोटेट करा रहे हैं तो इस डाइपोल को जब हमने स्मॉल एंगल डी थीटा से जब रोटेट कराया इसको तो उसमें हमें वर्क डन कितना करना पड़ा। तो देखिए वर्क डन का रिलेशन अगर हम बात करें रोटेशन के केस में तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वर्क डन है ना, तो वर्क डन इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा। जैसे होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगुलर वर्क डन है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे टॉर्क इंटू डी थीटा, θ1 से θ2। ठीक है, ये वेक्टर डी थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्क डन इंटीग्रेशन। अब देखिए जब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं तो टॉर्क हमें लग रहा है वो लग रहा है क्लॉकवाइज, और इसे हम रोटेट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों के बीच में रोटेशन के अंदर एंगल जो है वो कितना है 180, यानी टॉर्क और डी थीटा जो है दैट इज दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 है ना। टॉर्क इज एंटी पैरेलल टू डी थीटा। तो जब हम ये वेक्टर का साइन डॉट हटाएंगे तो ये हमें मिलेगा कॉस, यानी कि ये हमें मिलेगा θ1 से θ2 टॉर्क डी थीटा कॉस 180। ठीक है, अच्छा आप टॉर्क का रिलेशन यहाँ रख देते हैं। टॉर्क हमें मिलेगा वो मिलेगा पी ई साइन थीटा, ओके, डॉट डी थीटा, और कॉस 180 की वजह से जो आएगा वो आएगा -1। तो हमें जो वर्क डन का रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस पी ई जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा टी थीटा। ठीक है, तो ये मतलब माइनस पी ई। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, माइनस का साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें हमें मिलेगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो जो फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा उसका रिलेशन हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन का रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा कि इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा जब हम θ1 से θ2 उसे रोटेट करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टार्टिंग के अंदर θ1 जो है वो हमारे पास 0 है ना, और उसको हम रोटेट कर रहे हैं θ2 कुछ 90 एंगल पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, तो डेल्टा वर्क डन हमें यहाँ से मिलेगा पी ई। ठीक है, कॉस θ2 फाइनल एंगल जो है वो 0 है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमें वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा माइनस पी ई। ठीक है, तो जो वर्क डन बाय फील्ड होगा वो होगा माइनस पी ई। तो ये तो हमने रिलेशन निकाला कि जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होता है कि एक रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए वर्क डन का जो हमें रिलेशन मिला वो मिला पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, तो जो रेफरेंस है वो हमने वो ये मान लिया जहाँ पे इसके सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसको हमने रेफरेंस मान लिया। तो रेफरेंस की कंडीशन पर हम ये मान लेते हैं कि जो θ1 जो है वो 0 है।
सॉरी थीटा वन जो है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास है थीटा वन, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 90, ठीक है। और थीटा टू जो है वो दैट इज एंगल, वो एंगल है जिसको हम जहाँ तक हमें से जहाँ पर जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के साथ वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन मिला है उससे हमें पोटेंशियल का रिलेशन निकालना, तो हमें पता डेल्टा वर्क डन जो होता है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा, सॉरी डेल्टा यू जो होता है दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन होता है। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा दैट इज पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, या ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी ई इजिकल पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पे पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है वो 90, थीटा टू जो है वो थीटा रख देते हैं और थीटा वन जो है वो 90 रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन आ जाएगा पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, है ना। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल है और 90 जो है वो हमने रेफरेंस माना हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन मिल जाएगा, वो मिलेगा माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमारे पास होता है पोटेंशियल का रिलेशन। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो u इज इक्वल टू होगा p वेक्टर डॉट e, है ना, माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किन रिलेशन में पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर बात करें केसेस के, कि अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू जीरो तो कॉस जीरो होता है वन। तो इस कंडीशन पर हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो मिलेगा माइनस ऑफ पी ई, है ना। ये वाला केस कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन पे। थीटा इज इक्वल टू अगर 180 हुआ है ना, तो उस कंडीशन में u हमें कितना मिलेगा, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है तो उस कंडीशन पे 180 कॉस 180 जो होता है -1, तो हमें मिलेगा पी ई, है ना। तो ये हमारे पास लेस देन जीरो वाली कंडीशन है और ये ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हुआ तो u हमें मिलेगा u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 के केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 मिलती है, और किसी एंगल के केस में हम थीटा की वैल्यू रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब तक हमने देखा डायपोल के लिए कि डायपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा हमने देखा उसका वर्क डन की जब रोटेट कराएंगे तो वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होता है, और हमने पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो देख लिया। तो डायपोल के लिए सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने। इसमें एक जो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे हमें पूछा जाता है कि जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो किस सिचुएशन में वो स्टेबल है और किस सिचुएशन में अनस्टेबल है। यानी इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किस पोजीशन पे वो एसिस्टेंट परफॉर्म करेगा और किस पोजीशन पे एसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए इसको समझने के लिए जैसे डायग्राम में हम देखते हैं, तो डायपोल की पोजीशन हमने यहाँ पे देखी है। तो देखिए अगर हमें स्टेबल और अनस्टेबल देखना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है वो दो कंडीशन पे हमने देखा। जब हमने इन दो कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0, फोर्स इक्वल टू 0। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो किस कंडीशन पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे होता है। तो देखिए हमने देखा था कि जब यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एफ जो आएगा वो तो 0 आएगा। तो हमें लीनियर मोशन के लिए तो देखना ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो, पर हमारे पास जब बात करें टॉर्क के लिए, है ना, तो टॉर्क 0 होगा तब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, और वो हमने देखी थी दो पोजीशन के लिए। वो हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कंडीशन के लिए। तो इस कंडीशन के लिए हमने देखा था कि टॉर्क और जो एफ था वो दोनों ही 0 थे, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब हमें देखना है कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन पे हमारे पास
जो डायपोल होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, किस कंडीशन के लिए? अनस्टेबल होगा। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं पहली कंडीशन पे, जब हमारे पास डायपोल जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, तो देखिए हमें अगर यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो है, अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव हुई तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी शो करता है कि जो सिस्टम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन पे, है ना, टॉर्क तो जीरो है ही। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखे तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से लिख रहा हूँ, यू, वो हमें मिलेगा माइनस पी ई, है ना, कॉस जीरो की वैल्यू जो हो जाएगी 1, वो तो मिलेगा माइनस पी ई, है ना। देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें लेस देन जीरो मिल रही है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी शो करता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो मिनिमम है, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में, तो थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में टॉर्क जो होगा वो तो हमें जीरो मिलेगा, पर जो हमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, कॉस 180, तो 180 की वैल्यू जो होती है, कॉस 180 की वैल्यू वो -1 होती है, तो हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी पीई, ये ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो अनस्टेबल कंडीशन है ना, यानी ये जो थीटा इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर हमारे पास वो एसएचएम शो कर सकता है, यहाँ पर एसएचएम शो नहीं करेगा। तो इस केस में होगा क्या कि जब हम डायपोल को थीटा इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन पे रखेंगे और उसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, तो होगा क्या, डायपोल जो होगा घूमकर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे पहले था। ठीक है, पर अगर इस केस में देखें, जब हमारे पास डायपोल जो है, डायपोल मोमेंट जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा कि इस कंडीशन से अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे अगर, तो इसमें होगा कि डायपोल जो है घूमकर थीटा इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हम इसे यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, कंप्लीट मतलब हाफ रोटेशन 180 डिग्री का रोटेशन पूरा करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में पैरेलली आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तब यहाँ से इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि वो थीटा इज इक्वल टू जीरो कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, तो वैसी ही कंडीशन में हमसे बोला हुआ है कि बताइए कि अगर डायपोल जो है उसको स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किया जाए तो उसकी जो एसएचएम फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी। ठीक है, ये है हमारे पास डायपोल पी। ठीक है, और इस कंडीशन से बोला हुआ है किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा अमाउंट से स्मॉल अमाउंट से क्या किया, डिस्प्लेस किया है। तो बताइए इस कंडीशन पे डायपोल मोमेंट जो सॉरी इसके लिए टाइम पीरियड जो होगा एसएचएम का वो कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब इस डायपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया जाएगा, है ना, ये पी वेक्टर। ठीक है, जब इसको थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस किया जाएगा तो इस पर टॉर्क लगेगा, और जो टॉर्क का रिलेशन आएगा, टॉर्क यहाँ पे हमें मिलेगा, वो मिलेगा, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई, हाँ, वो हमें लगेगा पी ई साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है, टॉर्क जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क नेट मिला। तो अगर थीटा की वैल्यू काफ़ी कम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ से टॉर्क का रिलेशन होता है पी इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारे पास दो इक्वेशन मिली है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए, दोनों को इक्वल किया, आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई थीटा, है ना, या फिर अल्फा का रिलेशन यहाँ से मिलेगा माइनस पी ई अपॉन आई थीटा। देखिए ये रिलेशन हमें मिला, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। देखिए ये है हमारे पास एंगुलर एसएचएम की कंडीशन। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई अपॉन आई। यहाँ पे आई जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ओमेगा का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ पी
ई अपॉन आई, तो टाइम पीरियड का रिलेशन मिलेगा हमें 2 पाई रूट आई अपॉन पी इंटू ई। तो ये हमारे पास है टाइम पीरियड का रिलेशन। ठीक है, अगर हमें इसके आगे भी थोड़ा एक्सटेंशन अगर पूछा है तो वो भी देख सकते हैं। जैसे अभी बोला हुआ है इसका मास जो m है, इसका मास m है, और सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो ये t है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, p है ना, p और i दोनों की रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में p जो होगा वो होगा q इंटू दोनों के बीच डिस्टेंस यानी 2d, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो i होगा, वो होगा 2md स्क्वायर। तो ये रिलेशन जो है वो हम टाइम पीरियड के रिलेशन में रख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक और फॉर्म में आंसर आ सकता है वो आ जाएगा T=2 पाई रूट आई की जगह लिखेंगे 2md² अपॉन पी लिखा जाएगा q इंटू 2d इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास एक फॉर्म जो है वो और आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमारे पास सिंपली आंसर है T=2 पाई रूट आई अपॉन पी ई। ओके, तो टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाएगा T2 पाई रूट md अपॉन QE। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जहाँ पे हमें बोला हुआ है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायपोल व्हेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन। तो ये जो डायपोल है स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि ये कुछ एंगल है ना, एंगल भी हमें कितना दिया हुआ है 37 है ना, स्टार्टिंग के अंदर 37 एंगल पर इसको यहाँ पे रखा हुआ है। फिर यहाँ से इसको रिलीज किया हमने, तो रिलीज करने पे ये क्या है, जब ये यहाँ से घूमकर मीन पोजीशन पे आएगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा, तो उस कंडीशन पे इसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा होगी, वो क्या होगी ये पूछा हुआ है। तो अब देखिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन से हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग की कंडीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फाइनल कंडीशन में है ना जब मीन पोजीशन पे, तब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो सम जो है वो बराबर होगा। तो इस रिलेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो डायपोल है वो रेस्ट पे है, तो उसके लिए एनर्जी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास थीटा जो है वो 37 है, तो माइनस पी ई कॉस 37 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन में क्या होगी, वो होगी यहाँ पे माइनस पी ई कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला माइनस पी ई। ठीक है, कॉस 37 की वैल्यू, कॉस 37 जो होता है हमारे पास होता है 4/5 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी ई, तो यहाँ से हमें मिला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी ई जो इधर आएगा वो प्लस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पी ई अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PE अपॉन 5I, यानी कि यहाँ से हमें ओमेगा का रिलेशन मिला, ओमेगा इज इक्वल टू √2 PE अपॉन 5I। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 PE अपॉन 5I। तो अब डायपोल से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा भी जाता है। जैसे पूछा जाता है कि बताइए कि डायपोल जो है वो फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स और जो रिलेशन है आर का वो किस तरीके का होगा। जैसे होता है ना F प्रोपोर्शनल टू 1/r² r³ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछे जाते हैं कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म के अंदर किसी डायपोल को रखते हैं तो कौन कौन से फोर्स इस पर अप्लाई होंगे, टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, रोटेशन लगेगा नहीं लगेगा, तो इस तरीके का। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। पर अगर हम इसी डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे कि ये अज्यूम करो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है ना। तो इस कंडीशन पे हम जब इस पे देखेंगे नेट फोर्स, तो हम क्या देखेंगे, इस पे एक फोर्स तो यहाँ लगेगा, वो लगेगा QE1। ठीक है, और इस पे पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है ना
वो जो है वो सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो F1 और F2 जो है ना, F1 मैग्नीट्यूड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास F नेट जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, यानी इस पे क्या होगा, ये लीनियर मोशन भी करेगा, है ना। और टॉर्क जो होगा, टॉर्क नेट भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, रोटेशन भी करेगा। तो इसमें होगा क्या, ये वाली कंडीशन के अंदर डायपोल जो होगा वो क्या करेगा कि ये रोटेट भी होगा और स्ट्रेट पाथ पे भी चलेगा, है ना। तो इसका मोशन जो होगा वो घूमते हुए और एक जैसे रोटेशन होता है ना, तो वो क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी होता रहेगा और एक लीनियर पाथ पे चलता भी रहेगा, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालते हैं कि इसका रिलेशन क्या होगा, फोर्स का रिलेशन। तो देखिए, फोर्स के रिलेशन के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा F फिजिकल टू माइनस माइनस डी यू ओवर डी आर। ये हमने रिलेशन पढ़ा था कि जब हम फोर्स के रिलेशन की बात करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन, वो माइनस डी यू ओवर डी आर से आता है वर्क एनर्जी पावर सेक्शन के अंदर। तो फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें यहाँ से देखना होगा, अगर किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो यू का जो रिलेशन आएगा वो आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट रिलेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास फोर्स का रिलेशन आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी आर माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस माइनस हट जाएगा, पी अगर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये हमें मिलेगा पी डी ई ओवर डी आर कॉस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला रिलेशन भाई थीटा इज इक्वल टू जीरो भी है तो भी मिलेगा, क्या मिलेगा, पी इंटू डी अपॉन डी आर। यानी कि अगर मैं किसी डायपोल को, है ना, ये कोई डायपोल है और डायपोल को किसी चार्ज के पास रखूं, है ना, कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखूं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें फोर्स का रिलेशन जो है वो मिल जाएगा कि देखिए फोर्स का और आर का रिलेशन क्या होगा, तो एफ फिजिकल टू हमें मिलेगा पी क्या होगा, क्यू इंटू डी। तो पी की फॉर्म में रहने देते हैं यहाँ पे पी, और यहाँ पे डी ओवर डी आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पी कॉस थीटा के क्यू, ठीक है, और 1/r² का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -2/r³, यानी एफ जो आएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हमने डायपोल जो है वो स्टडी कर लिया पूरा। अब हम एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एक फील्ड जो है उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है। देखिए, अगर ये एक चार्ज है जो रेस्ट पर रखा हुआ है, अगर इसमें अब यहाँ पे मैं एक फील्ड जनरेट करता हूँ ई वेक्टर से, तो हम क्या देखते हैं, अभी ये रेस्ट पे है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पे थोड़ी देर डिस्टेंस मूव करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अभी क्वेश्चन है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई कहाँ से। हम तो यहाँ पे उस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहे, और जब तक कोई वर्क डन नहीं होगा तब तक एनर्जी आएगी नहीं। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई कहाँ से, तो एक्चुअल में जो फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटी के अंदर, कि ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं, तो जब हाइट पे रिलीज करते हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी उसे मिलती है वो फील्ड उसे एनर्जी देता है ना। वैसे यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर भी क्या होगा, जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो फील्ड होता है वो फील्ड उसे एनर्जी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फील्ड। तो वो होगा U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन होता है पर यूनिट
एरिया पर, सॉरी, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी का। तो अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो टोटल एनर्जी, तो उसमें क्या करना होगा, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना होगा। तो U इज इक्वल टू हमें मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है टोटल एनर्जी का, और ये हमारे पास होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो इससे रिलेटेड देखो एक रिलेशन देखते हैं। तो इससे रिलेटेड एक रिलेशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है a sphere radius 1 centimeter has potential 8000 volt. The energy density near the surface of sphere is। देखिए, तो अब हमें यहाँ पे रिलेशन बोला हुआ है कि यहाँ पर उसकी जो रेडियस है ना, स्फीयर के लिए रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 8000 वोल्ट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? तो अब देखिए, एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इस रिलेशन के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारे पास आएगा पोटेंशियल के रिलेशन से। ई हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू, है ना, वी सरफेस पे बोला हुआ है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वी अपॉन आर रिलेशन से आ जाएगा यहाँ से, तो होगा 8000 अपॉन सेंटीमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻², दैट इज 8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो हमारे पास यू का रिलेशन आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, इंटू 8 इंटू 10⁻⁵ होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 8.85 इंटू 64 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 2.83 जूल पर मीटर क्यूब। यानी इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा डी।